दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है सोफिया। असल में सोफिया एक शार्क रिसर्चर थी जो कि पैसिफिक ओशियन में एक शार्क की रिसर्च करने आई हुई थी। जिस शार्क की वो रिसर्च कर रही थी उसका नाम लिलित था। उस शार्क की रिसर्च करने उसके साथ उसके साथी भी आए हुए थे। असल में वो काफ़ी टाइम से लिलित पर रिसर्च कर रही थी और आज भी उनकी कोशिश यही थी कि कब लिलित उनके रडार में आए और वो उसका सैंपल लेकर उस पर रिसर्च करें। अब उन्हें ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं कि लिलित उनके रडार में आ चुकी है, इसलिए उनकी टीम में से 4 लोग, जिसमें सोफिया का हस्बैंड भी था, वो पानी में कूद पड़ते हैं ताकि वो लिलित का सैंपल ले सकें। अब जब वो लोग पानी में कूदते हैं तो उन्हें वहाँ पर व्हेल का एक बड़ा सा बेबी मिलता है। असल में वो एक बेबी था पर उसका साइज बहुत ही बड़ा था। पर डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो बेबी आधा कटा हुआ था। उसका ऐसा हाल किसने किया होगा? वो लोग ये सोच ही रहे थे कि इस व्हेल का हाल किसने ऐसा किया होगा। तभी उन्हीं के सामने उस व्हेल का कातिल आ जाता है, यानी लिलित शार्क ने ही उस व्हेल का ऐसा हाल किया था। वो लोग लिलित को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि आज से 2 महीने पहले जब उन लोगों ने लिलित को एग्जामिन किया था तो वो सिर्फ 2.5 मीटर की थी, पर 2 महीने बाद अब उसका साइज 7 मीटर हो चुका है, यानी उससे 3 गुना ज्यादा। अब ये बात तो बहुत चौंका देने वाली थी। अब ये लोग एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। सोफिया का हस्बैंड लिलित का सैंपल लेना चाहता था, इसीलिए वो एक हुक से लिलित को स्टैब कर देता है ताकि वो उसका सैंपल ले सके, पर उन्होंने अपनी मौत को ही बुलावा दिया था। ऐसा करके लिलित अब पागल हो जाती है और उन्हीं पर हमला कर देती है और उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये नज़ारा सोफिया और उसके साथी दूर शिप से देख रहे थे। उन्हें सिर्फ पानी में खून ही खून दिखाई दे रहा था। अब सोफिया भी पानी में जंप मार देती है, पर वहाँ पर उसे अपने साथियों के सिर्फ कटे हुए हाथ और पैर ही दिखते हैं। तभी लिलित उस पर भी हमला कर देती है। सोफिया भी उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं होती और लिलित सोफिया को खींचकर बहुत दूर तक ले जाती है। पर जैसे तैसे करके सोफिया अपनी जान बचा लेती है और वापस बोट पर आ जाती है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाते हैं। अब सोफिया ने शार्क्स पर रिसर्च करना छोड़ दिया है और वो पेरिस में एक एक्वेरियम में जॉब करती है। वो एक्वेरियम में एक गाइड का काम करती थी, यानी वहाँ आने वाले बच्चों को मछलियों के बारे में बताया करती थी। अब वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मीका था। वो असल में एक मेरीन एक्टिविस्ट थी, यानी समुद्र के जीव जानवरों को बचाना चाहती थी और यही उनका काम था। मीका सोफिया को अपने हेडक्वार्टर्स ले आती है और उसे वहां आकर बताती है कि लिलित, जिस पर वो कई साल पहले रिसर्च कर रही थी, पेरिस की एक नदी में एंटर होने वाली है। अब सोफिया उन लोगों को बोलती है कि ये बहुत ही कॉमन है। वेदर चेंज होने की वजह से कई बार शार्क इधर उधर चली जाती हैं, पर वो किसी भी हाल में समुद्र से यहाँ पर नहीं आ पाएगी और ऊपर से फ्रेश वाटर में सर्वाइव करना एक शार्क के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे रिवर में से कुछ निकाल रहे थे, पर अचानक से उन्हें वहाँ पर 2 छोटी छोटी मिसाइल्स मिलती हैं। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहाँ आकर चेक करती है और वो उन्हें बोलती है कि कई बार कहीं से बहकर छोटी छोटी मिसाइल्स यहाँ पर आ गई हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अब रात के टाइम मीका अपने एक दोस्त के साथ रिवर में आती है जो यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट की जांच करने आई है, पर असल में वो ये देखने आई थी कि क्या लिलित उस रिवर में आ चुकी है। पर उसी टाइम पुलिस भी रिवर में आ जाती है, क्योंकि ऐसे किसी का भी तहकीकात करना यहाँ पर गैर कानूनी था, इसीलिए वो मीका को पकड़ लेती है, पर उसकी दोस्त वहाँ से निकल जाती है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि सोफिया लिलित को ट्रैक कर रही है और उसे पता चल जाता है कि लिलित उस रिवर में आ चुकी है। उसकी अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस उस आदमी की गाड़ी वहां से निकालती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी बहुत बुरी कंडीशन में थी और उस आदमी की हालत तो उससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में थी। उस आदमी का शरीर आधा कटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने उसका आधा शरीर खा लिया है। अब यहाँ पर सोफिया भी मौजूद थी और सोफिया पुलिस को साफ साफ बता देती है कि ये सारा लिलित का काम है, यानी एक बहुत ही बड़ी शार्क जो इस पेरिस की रिवर में आ चुकी है। सोफिया पुलिस को ये भी बोलती है कि उन लोगों को किसी भी हालत में लिलित को रोकना होगा ताकि वो और लोगों को मार ना सके।
पर मीका इस बात को गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि ये लोग मिलकर लिलिथ को मार देंगे ताकि और लोग मरने से बच जाए। और मीका एक मरीन सेवियर थी, तो वो हर हाल में समुद्र के जानवरों को बचाना चाहती थी, इसीलिए अब वो कोशिश करने लग जाती है। अब अगले दिन सोफिया और कुछ ऑफिसर्स उस सन रिवर में आ जाते हैं ताकि वो लिलिथ को पकड़ सके। उनका प्लान था कि वो लिलिथ को ट्रैक करके उन्हें पकड़ लेंगे, और लिलिथ को ट्रैक करने में सोफिया उनकी मदद कर रही थी। अब मीका यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर देती है। वो अपने हैकर दोस्त की मदद से सोफिया के ट्रैकर के सिग्नल को हैक कर उनको भटका देती है। और अब जो ऑफिसर्स पानी के नीचे गए थे उनकी जान को खतरा होता है, क्योंकि ऑफिसर्स अब लिलिथ को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। पर उनका लक अच्छा था कि लिलिथ उनको कुछ नहीं करती, वो अपने रास्ते से भटक जाती है और वो ऑफिसर सही सलामत बाहर आ जाते हैं। अब ये कंडीशन काफ़ी सीरियस थी और डेंजरस भी, इसलिए वो ऑफिसर्स मेयर के पास जाते हैं और उनको सारी सच्चाई बता देते हैं कि शहर के बीचों बीच जो उनकी मेन रिवर है सन रिवर, उसमें बहुत ही बड़ी और खूंखार शार्क घूम रही है जिसका नाम लिलिथ है। इससे काफ़ी लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। अब मेयर सीनियर ऑफिसर को बोलती है कि वो जैसे भी करके लिलिथ को पकड़े, क्योंकि कुछ ही दिन बाद इस रिवर पे बहुत ही बड़ा इवेंट है जिसमें बहुत से लोग स्विमिंग करने वाले हैं। अब ऑफिसर सोचते हैं कि वो लिलिथ को कैसे पकड़ सकते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीका ऑनलाइन एक वीडियो रिलीज करती है जिसमें वो सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे पेरिस के पुलिस ऑफिसर्स एक शार्क को मारना चाहते हैं, और सिर्फ उसको नहीं, उस जैसी बहुत सी शार्क्स को मारना चाहते हैं। ये वीडियो कई मरीन एक्टिविस्ट्स देख लेते हैं और मीका सारे मरीन एक्टिविस्ट से अर्ज करती है कि वो लोग आगे आए और शार्क्स को बचाने में उसकी मदद करें। अब मीका सारे मरीन एक्टिविस्ट को एक मीटिंग के लिए रात को ही कैटाकॉम्ब में बुलाती है। असल में कैटाकॉम्ब एक टनल है जो पेरिस के नीचे फैली हुई है। अब वहाँ पर मीका की एक दोस्त पुलिस को उनका सारा प्लान बता देती है। अब उन ऑफिसर्स को उसके दोस्त से पता चलता है कि उस समय शार्क पेरिस के कैटाकॉम्ब में ही है। अब रात को मीका और सारे उसके मरीन एक्टिविस्ट दोस्त वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। सोफिया भी उन ऑफिसर्स के साथ थी। अब एक्टिविस्ट और ऑफिसर्स में बहस हो ही रही होती है कि मीका अब उस रिवर में कूद जाती है। असल में मीका ये साबित करना चाहती थी कि शार्क्स इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। जैसे ही मीका उस रिवर में कूदती है तभी वहाँ पर एक शार्क आ जाती है, पर वो लिलिथ नहीं थी। उस शार्क के बाद काफी सारी शार्क्स मीका के आसपास आ जाती हैं। अब मीका उन्हें प्यार करने लगती है। वो साबित करना चाहती थी कि शार्क्स भी इंसानों के लिए खतरनाक नहीं बल्कि उनकी दोस्त बन सकती हैं। पर आखिरकार शार्क ने साबित कर दिया कि वो इंसानों की दोस्त कभी नहीं हो सकती, सिर्फ इंसान उसका खाना हो सकते हैं। उस शार्क ने मीका को इतनी दर्दनाक मौत दी कि देखकर इंसान की रूह ही कांप जाए। अब उसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। सारे मरीन एक्टिविस्ट इधर उधर भागने लगे, जिसकी वजह से कुछ मरीन एक्टिविस्ट तो पानी में भी गिर गए और वो शार्क्स का खाना बन गए। सिर्फ कुछ मरीन एक्टिविस्ट ही नहीं बल्कि ऑफिसर्स भी पानी में गिर रहे थे और वो शार्क्स का खाना बन रहे थे। उस रिवर में सिर्फ इंसानों के कटे पटे पार्ट्स दिखाई दे रहे थे और उस रिवर में खून ही खून फैल गया था। पर जैसे तैसे करके उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करा जाता है और काफी सारे लोगों को बचा लिया जाता है। अब इस दौरान एक शार्क भी मारी जाती है। अब सोफिया उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स करती है उसे चेक करने के लिए। सोफिया सीनियर ऑफिसर को बताती है कि असल में ये शार्क इवॉल्व हो चुकी है और ये शार्क्स फ्रेश वाटर में रहने के भी काबिल हैं। ये भी पता चला कि वो शार्क प्रेग्नेंट थी और इसके पेट में बहुत सारे शार्क्स के बच्चे थे। असल में शार्क्स में ऐसे कैपेबिलिटी है कि वो एक साथ ही बहुत सारे बच्चों को जन्म दे सकती है, जिसकी वजह से शार्क्स की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है। अब वो ये भी अंदाजा लगाते हैं कि ऐसी शार्क्स हजारों की तादाद में हैं जो कि पेरिस के सन रिवर के कैटाकॉम्ब में ही हैं। अब सोफिया और सीनियर ऑफिसर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैटाकॉम्ब में धमाके करेंगे जिसके कारण शार्क्स वहीं पर ही मारी जाएं। अब अगले दिन वो इवेंट था जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ स्विमिंग करने वाले थे सन रिवर में। अब मेयर को इस बारे में पता था कि शार्क्स उस रिवर में प्रेजेंट हैं, पर वो फिर भी अपने फायदे के लिए उस इवेंट को कैंसिल नहीं करती बल्कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डाल देती हैं। अब कई ट्रेन मरीनर्स को और ऑफिसर्स को पानी में उतार दिया जाता है
ताकि अगर कोई भी शार्क्स आए तो उनको पहले ही पता चल जाए। अब रिवर की एक तरफ बहुत बड़ा जाल भी बांध दिया जाता है ताकि वो शार्क्स को आने से रोक सके, और दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर सोफिया और बाकी ऑफिसर्स के साथ कैटाकॉम्ब में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग बॉम्ब प्लांट करने वाले होते हैं ताकि वो शार्क्स को मार सके। अब जब वो लोग अंडर वाटर जाते हैं तो वहाँ पर अंधेरा था, पर जैसे ही सीनियर ऑफिसर ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई, वहाँ का नज़ारा बहुत ही खतरनाक था। उनके आसपास हजारों की तादाद में छोटे छोटे शार्क्स घूम रहे थे। सारे शार्क्स असल में शार्क्स के बच्चे थे, पर वो इतने बड़े थे कि कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार सकते थे, क्योंकि बच्चे होने के बावजूद उनका साइज काफी बड़ा था। अब वो लोग सभी बॉम्ब्स को अपनी अपनी जगह पे फिट कर देते हैं, पर बॉम्ब्स फटने से पहले ही एक शार्क सीनियर ऑफिसर पे हमला कर देती है। अब किसी तरह से जैसे तैसे सीनियर ऑफिसर अपने आप को बचाकर उन बॉम्ब को फोड़ देते हैं। बॉम्ब के फूटने से उनको भी काफी चोट पहुंची थी, पर काफी शार्क्स भी मर चुकी थी। अब सीनियर ऑफिसर और सोफिया को वापस बोट पर खींच लिया जाता है। सोफिया दोबारा पानी के अंदर जाती है, पर जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है वो देखती है कि लिलित उसके पास से गुजर रही है। वो अपने बच्चों के टुकड़े देख रही है और बहुत गुस्से में है। पर सोफिया की अच्छी किस्मत कि वो सोफिया को नहीं देखती और सोफिया के पास से ही गुजर जाती है। पर लिलित आगे जाकर जो जाल पेरिस गवर्नमेंट ने वहां पर लगाया था उसे तोड़ देती है। अब लिलित उस जाल को तोड़कर वहां पर आ जाती है जहां पर बहुत सारे आदमी एक साथ स्विमिंग कर रहे थे। वहां पर आकर वो एक इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो नजारा देखकर वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। अब तभी यहाँ पर बहुत सारे शार्क्स आ जाते हैं जो कि लिलित के बुलाने पर आए थे। अब सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अब क्योंकि ये शार्क्स कैटाकॉम्ब में नहीं थी, ये शार्क्स बॉम्ब से नहीं मरी, और ये सारी शार्क्स लोगों पर हमला करने लगती हैं। अब कुछ ही पल में रिवर खून से लाल हो गया था और हर जगह उनकी लाशों के टुकड़े ही दिखाई दे रहे थे। कुछ ऑफिसर्स शार्क्स को स्नाइपर से शॉट करते हैं, पर ये उससे भी बड़ा खतरनाक पॉइंट था। कुछ स्नाइपर्स के शॉट्स रिवर में जाकर मिसाइल्स पे लग जाते हैं जो कि पहले की वॉर से यहाँ पर पड़े थे, पर पूरी तरह से डिफ्यूज नहीं थे। अब वो मिसाइल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक एक करके फटने लग जाते हैं। अब उस पूरी रिवर में मिसाइल्स फट रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर सुनामी आ जाती है और वहाँ का पानी पूरे पेरिस को ले डूबता है और बहुत ही बड़ी तबाही मच जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग मर चुके हैं, सिर्फ सोफिया और सीनियर ऑफिसर्स ही बचे हैं और उनके आसपास हजारों की तादाद में शार्क्स घूम रहे हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुनामी की वजह से शार्क्स आसपास के इलाकों में भी चली गई हैं, जिसकी वजह से वो पूरी कंट्री में ही फैल जाएंगी, और सिर्फ कंट्री में ही नहीं, वो सारी दुनिया में फैल जाएंगी और इंसानियत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, जिससे कि इंसान का नामो निशान भी मिट सकता है। अब इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।